नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम निहाल सिंह है। आपने अभी तक 3 वीडियोस देखे होंगे जो अंग्रेज़ी भाषा के विद्यार्थियों के लिए थे। साथ साथ में हम शुरू कर रहे हैं भूगोल ही, बट हिंदी भाषी लोगों के लिए जो हिंदी में समझने में जिनको परेशानी नहीं आती है वो ये वीडियोस देख सकते हैं, और जिन्हें अंग्रेज़ी में लेक्चर्स लेने हैं, भूगोल समझना है, वो मेरे अंग्रेज़ी वीडियोस भी देख सकते हैं। इनका जो कंटेंट है वो लगभग बराबर ही रहेगा, सेम ही रहेगा, दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये केवल भाषा यहाँ पे हिंदी रहेगी और उन वीडियोस में इंग्लिश में लेक्चर्स आपके भूगोल के चलते रहेंगे। शुरुआत करते हैं। एक बड़ी ही प्रसिद्ध कविता है, मैक्स एहरमैन इसके लेखक हैं, डेजिडराटा नाम की कविता। यू आर अ चाइल्ड ऑफ द यूनिवर्स, नो लेस देन द ट्रीज एंड द स्टार्स, यू हैव ए राइट टू बी हियर एंड वेदर और नॉट इट इज़ क्लियर टू यू, नो डाउट द यूनिवर्स इज़ अनफोल्डिंग एज इट शुड। ब्रह्मांड के जितना भाग पेड़ों का है, पंछियों का है, उतना ही भाग मनुष्यों का है। और आप ये समझ पाएँ या ना पाएँ, पर हमारा जो ब्रह्मांड है वो जैसा चलना चाहिए था वैसा ही चल रहा है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर हमारे पास कुछ सिद्धांत हैं जो कोशिश करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताने की। इनमें सबसे पहला सिद्धांत है हमारे पास में स्थिर अवस्था सिद्धांत। स्थिर अवस्था सिद्धांत जो है वो बॉन्डी गोल्ड और सर हॉयल का दिया हुआ है। ये स्थिर अवस्था सिद्धांत, इसको प्रतिपादित किया है बॉन्डी गोल्ड और सर हॉयल ने। इसके अनुसार ब्रह्मांड में जो आकाश गंगाएं हैं उनकी संख्या हमेशा स्थिर रहती है। यानी मान लीजिए 50 आकाश गंगाएं, 100 आकाश गंगाएं हैं, कोई भी एक फिगर ले लीजिए एग्जाम्पल के लिए, तो वो आकाश गंगाओं की संख्या जो है वो हमेशा स्थिर रहेगी। ब्रह्मांड फैल रहा है, इसके फैलाव के कारण कुछ आकाश गंगाएं इसकी ऑब्जर्वेबल जो सीमा है उसके बाहर जाती रहती हैं और उनकी जगह पे नई आकाश गंगाएं जन्म लेती हैं और उनका स्थान वो ग्रहण कर लेती हैं। तो इस प्रकार जो कुल आकाश गंगाओं की संख्या है वो हमारे ब्रह्मांड में बराबर रहेंगे। इसी के बाद दूसरा सिद्धांत हमारे पास में, जिसको हम बोलते हैं चक्रीय सिद्धांत, साइक्लिक थ्योरी है, या पल्सेटिंग थ्योरी भी बोलते हैं इसको। पल्सेटिंग भी बोलते हैं और साइक्लिक थ्योरी भी बोलते हैं। चक्रीय सिद्धांत हिंदी में, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रतिपादित है। इसमें चक्रीय रूप से ब्रह्मांड का फैलाव और संकुचन होता है। यानी अभी अगर ब्रह्मांड फैल रहा है तो एक समय आएगा जब ये इसका संकुचन शुरू हो जाएगा, और ये संकुचन एक सीमा तक होगा जिसमें एक पॉइंट पे ब्रह्मांड आके रुक जाएगा, उसके बाद वापस से फैलाव इसका शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार चक्रीय रूप से ब्रह्मांड का फैलाव और संकुचन चलता रहता है। जो सबसे हमारे पास में प्रसिद्ध जो सिद्धांत है वो है महाविस्फोट का सिद्धांत, हब्बल द्वारा प्रतिपादित है, जिनके नाम पे टेलीस्कोप भी है। ब्रह्मांड में सारे तत्व जो भी हैं, चाहे वो तारे हैं, चाहे भिन्न भिन्न आपके प्लैनेट्स हैं या फिर आपके सैटेलाइट्स हैं, तो ये जो है ये सारे तत्व एक समय ऐसा था जब ये गर्म और सघन आग के गोले के रूप में एक ही स्थान पर विद्यमान थे। इस गोले का तापमान 10⁻12 केल्विन था। 10⁻12 केल्विन, ये 10⁻12 केल्विन होगा। 10⁻12 केल्विन का तापमान, और 20 बिलियन सालों के बाद में एक प्रचंड विस्फोट हुआ जिसके कारण सारी आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, महाविस्फोट का सिद्धांत, हब्बल द्वारा प्रतिपादित। अब हम समझ लेते हैं कि ब्रह्मांड की सीमा असल में क्या है। ब्रह्मांड की सीमा हम किसी भी तरीके से पता नहीं लगा सकते हैं, पर हमने एक ऑब्जर्वेबल सीमा बना ली है। यानी जिस सीमा तक हमारी जो सेंसेस हैं मनुष्य के, या फिर जिसको मनुष्य समझ सकता है जिस सीमा को, वो सीमा जो है उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेबल सीमा। ये ऑब्जर्वेबल सीमा याद रखने के लिए इसमें देखिए 20 बिलियन वर्ष के बाद में, वैसे 20 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी ये ऑब्जर्वेबल सीमा है। और यहाँ पर जो आकाश गंगाएं फैल रही हैं उनका निकासी वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाएगा। यानी इसका अगर निकासी वेग 3 × 10⁸ हो जाएगा, जो प्रकाश का वेग होता है, तो फिर हम ऑब्जर्वेबल सीमा के पार पहुँच गए। इसके पार जो सीमा आकाश गंगाएं चली जाएंगी वो हमसे हमेशा के लिए खो जाएंगी। यानी इसके बाद हम पता नहीं लगा पाएंगे इन आकाश गंगाओं का क्या हुआ। तो ये हमारे उत्पत्ति के सिद्धांत हैं। इसके बाद में हम देखते हैं मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयाँ, ब्रह्मांड में जब चीज़ों को हम नापते हैं, खगोलीय वस्तुओं को, खगोलीय इकाइयों को जब हम एक से
नापेंगे तो वहाँ पे हमें दूसरी मापन की इकाइयों की ज़रूरत है, धरती से इतर। धरती से इतर इसलिए क्योंकि धरती बहुत छोटी है आकाशगंगा के कंपैरिजन में, तो इसलिए हमें नई मापन की इकाइयाँ बनानी पड़ी, जिनमें पहली इकाई है हमारी प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई है। यह दूरी शून्यक में होनी चाहिए। शून्यक मतलब वैक्यूम। वैक्यूम में प्रकाश जितनी दूरी एक साल में कवर करेगा, इसकी गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के साथ, तो वह दूरी कहलाएगी प्रकाश वर्ष। इसकी वैल्यू है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर्स। इसी प्रकार दूसरी इकाई हमारे पास है खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सीधा सिंपल है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो आपकी खगोलीय इकाई यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको हम AU बोलते हैं, ये बन जाती है आपकी। तो यह दूरी औसत लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है आपका जो पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों तरफ, ये सर्कुलर में ना घूम के एलिप्टिकल घूमती है, तो इसलिए दूरी कम ज़्यादा होती रहती है। इसकी औसत दूरी हम ले लेते हैं 1.49 × 10⁸ किलोमीटर। हम कैलकुलेट करें तो हम पता लगा पाएंगे कि 60,000 खगोलीय इकाइयाँ मिलकर एक प्रकाश वर्ष बनाती है। सबसे बड़ी जो हमारे पास में मापन की इकाई है वो है पार्सेक। पार्सेक जो है वह दूरी है जब पृथ्वी की कक्षा का रेडियस जो है वो 1 सेकंड का एंगल बनाता है उस दूरी के ऊपर। यानी ये पृथ्वी है, ये हमारा सूर्य है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है जिसको हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, एक खगोलीय इकाई बोलते हैं। ये वाली दूरी किसी वस्तु के ऊपर जब 1 सेकंड का एंगल बना रही है तो उस दूरी को हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब इसको देखिए सिंपल कैसे निकालते हैं। हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में होता है tan थीटा। tan थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आप इनकी वैल्यूज पुट कीजिए एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो इससे आपको मिल जाएगी एक पार्सेक की वैल्यू। एक पार्सेक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 206,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। ये एक पार्सेक की वैल्यू होती है। ये हो गई हमारी मापन की इकाइयाँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारे ब्रह्मांड के घटक कौन कौन से हैं। ब्रह्मांड में सबसे बड़ा घटक जो एक समूह के रूप में आता है वो आता है आकाशगंगा का। आकाशगंगा तारों का वो समूह होता है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इनके एग्जाम्पल है हमारे पास में एंड्रोमेडा, लार्ज स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, अर्सा माइनर और स्कल्प्टर सिस्टम। जिस आकाशगंगा को हम बिलोंग करते हैं, हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं जिसमें हमारा सौरमंडल है और हमारी पृथ्वी है और मनुष्य जाति है, वह कहलाती है मिल्की वे, और भारत में इसे हिंदी में कहा जाता है आकाशगंगा। दूसरे जो घटक है वो होते हैं तारे। तारे जो हैं आत्मचमकदार होते हैं, यानी इनकी खुद का एक प्रकाश होता है, और ये आकाशगंगा के कुल तत्व का 98% हिस्सा है, यानी जो मेजर हिस्सा है आकाशगंगाओं का वो तारों से बना हुआ है। उसके बाद आते हैं क्वेज़ा। क्वेज़ा क्या होते हैं? एक विशाल और एक दूरस्थ आकाशीय वस्तु जो काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा छोड़ती है। जब हम इसे टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये तारे जैसी नज़र आती है, और साइंटिस्ट का ये मानना है कि इसमें विशाल ब्लैक होल होते हैं, और आकाशगंगा की जो उत्पत्ति है उनमें इन क्वेज़ा का हाथ हो सकता है। तारे की उम्र में विभिन्न पड़ावों से ये गुजरता है, जिसमें पहला होता है प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार जो होता है गैलेक्सी या नाभिक दबाव है जो कि बहुत ज़्यादा घना होता है। इसमें घनेपन के कारण, दबाव के कारण उच्च तापमान आएगा, और उच्च तापमान से इसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है वह हीलियम में बदलने लग जाएगी। हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने पर न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, और जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा प्रकाश निकलता है। इस प्रकार से तारा जो है खुद का प्रकाश पा लेता है और तारे का उदय हो जाता है। दूसरी जो इसकी स्टेज आती है उसको हम बोलते हैं रेड जायंट। रेड जायंट जो है वो है जब सारी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो बाहरी भाग जो है वो हाइड्रोजन के अभाव में उभर कर फैल जाएगा। इसके उभर कर फैलने से ये लाल रंग का हो जाता है, और हमारा जो सूर्य है उसे रेड जायंट बनने में 5 बिलियन वर्षों का समय लगेगा। उसके बाद आ जाते हैं नोवे स्टार। नोवे स्टार वो होते हैं जिनमें अंदर विस्फोट होने के कारण इनका प्रकाश जो है, इनकी जो चमक है वो अचानक से 10 से 20 गुना बढ़ जाएगी। 10 से 20 गुना बढ़ते ही ये कहलाएगा नोवे स्टार, और इसके बाद ये वापस से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है। वो तारे, वो नोवे स्टार जिनकी चमक 20 गुना से ज़्यादा बढ़ जाती है उनको हम कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा स्टार जिनकी 20 गुना से ज़्यादा बढ़ गई, 10 से 20 गुना तक रहती है, उनको हम बोलते हैं नोवे स्टार।
फिर आ जाता है वाइट ड्वार्फ स्टार। वाइट ड्वार्फ स्टार वो होते हैं जो तारे तुलनात्मक रूप से छोटे हैं, जैसे कि हमारा सूर्य, इनके अंदर विस्फोट होने से इनका जो घना अंतर्भाग है वो जब बच जाएगा उसको बोलेंगे हम वाइट ड्वार्फ। फिर आ जाते हैं न्यूट्रॉन स्टार, जो तुलनात्मक रूप से बड़े सितारे यानी सूर्य से 10 से 29 गुना तक के बड़े जो सितारे हैं, उनका जो ढहा हुआ अंतर्भाग बच जाता है विस्फोट के बाद में, उसे हम कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार। ये ब्रह्मांड में सबसे छोटे और घने तारे होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार जो होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं पल्सर। पल्सर जो है न्यूट्रॉन स्टार ही हैं, पर बहुत तेज गति से घूर्णन कर रहे हैं और रेडियो तरंगे छोड़ रहे हैं, तब इनको कहा जाता है पल्सर। और उसके बाद हमारे पास में आ जाते हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल जो होते हैं जिनमें ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रकाश भी पार नहीं हो सकता इनसे। इसका मतलब इसमें से कुछ भी चीज़ पानी चाहिए, हर चीज़ को अंदर ये समाहित कर लेगा और ब्लैक होल कहलाएगा। आखिरी जो हमारे पास में टॉपिक है वो नक्षत्रों का। नक्षत्रों का भारतीय संस्कृति में तो बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपके 12 अलग अलग प्रकार के नक्षत्र हैं जो कि आदमी के जीवन पे पूरा प्रभाव डालते हैं, और शुरू में ही जिस नक्षत्र के अंदर पैदा हुआ है उससे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो गेस की जाती है खगोल शास्त्रियों द्वारा। ये असल में साइंटिफिकली देखें तो ये तारों का एक समूह है जो कि एक दूसरे से बंधे हुए एक ही समूह में विचरण करते हैं और कुछ स्पेसिफिक पैटर्न बनाते हैं, कोई एक स्वरूप बनाते हैं जो हमें आसानी से पहचान में आ जाते हैं। सबसे बड़ा नक्षत्र हमारा हाइड्रा है। इसके अलावा हमारे पास में और भी काफ़ी सारे नक्षत्र हैं, जैसे कि हमारे पास में बिग डिपर है। बिग डिपर जो है वो हिंदी में इसको सप्तऋषि बोलते हैं। ये उर्सा माइनर जो है मेजर कॉन्स्टलेशन तो ये है, इसका भाग है। इसके अलावा लिटिल डिपर है जो छोटी चम्मच जैसा है, बिग डिपर बड़ी चम्मच जैसा है। फिर हमारे पास में सीफेस है, कैसियोपिया है जो बड़े डब्लू जैसा है। इसी प्रकार हमारे पास में भिन्न भिन्न अलग अलग नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार हमारा ये पहला खत्म होता है। इसके बाद में हम लेंगे सौरमंडल पूरा का पूरा, और सौरमंडल के बाद में हम आ जाएंगे पृथ्वी जो है वो किस प्रकार अपनी दूरी पर घूमती है और किस प्रकार पृथ्वी पर विभिन्न मौसम आते हैं और जगहों के बीच में समय का फ़र्क किस प्रकार आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आप इसको प्लीज़ शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे उत्साह मिल सके और ज़्यादा वीडियोस बनाने का। धन्यवाद एक बार फिर से। मैं हूं निहाल सिंह। थैंक यू।